हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए मेरे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखो मेरे जो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा, ए टू जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था, फाइनली वही वीडियो आ गई, है ना। बस आप लोग मेरे जो इस वीडियो को पूरा देख करके आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जैसे ही बैठोगे मेरे प्रिय बच्चों, जैसे आप लोगों का पेपर दिया जाए ना, आप लोगों को जैसे ही आप लोगों को पेपर दिया जाए, बिल्कुल रियल एकदम मेरे जो आप लोगों को लगेगा कि ये तो मैं सब पढ़ करके आया हूँ। बिल्कुल एकदम मतलब जो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं तो सब प्रश्न पढ़ करके आया हूँ। बिल्कुल मैं जो आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। देखो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मेरे तो बस 30 प्रश्नों को पढ़ करके आप लोग बोर्ड परीक्षा में एकदम टॉपर बन जाओगे। पहले टॉपर आप ही कहलाओगे, बिल्कुल इस बात की मेरी 100% गारंटी है। पूरी किताब का महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरी किताब का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सबको मैंने एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। वैसे तो मेरे पे आपकी किताब में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से लाखों प्रश्न हैं, हज़ारों प्रश्न हैं, लेकिन कहाँ तक याद करोगे, है ना? बहुत सा आप लोगों को समय लग जाएगा याद करते-करते। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दें, जिस वीडियो से मेरे जो आप लोगों का एक ही वीडियो में काम हो जाए। मात्र आप लोग एक वीडियो से अपने 20 में 20 नंबर पक्के कर लो। देखो आप आज के इस वीडियो में मैं फिर जो आप लोगों को 20 में 20 नंबर पक्का करा दूँगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा आप लोगों का 100% गारंटी के साथ। मात्र एक वीडियो में पूरी की पूरी मात्र एक वीडियो में मैं फिर जो आप लोगों का पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का अंत कर दूँगा। तो चलिए आप लोग किस बात की देरी, अब चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सभी के सभी 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लेना। देखो यही वो 30 प्रश्न हैं जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। तो इसमें से मेरे जो सभी के सभी प्रश्न एकदम रियल हूबहू प्रश्न यही वाले मिलेंगे, और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल एकदम यही प्रश्न आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब किस बात की देरी, अब तो वही प्रश्न मिलेगा जो आपके पेपर में आएंगे। पहला ही प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो मेरे को लगा देना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना कि फ्रांस से था, है ना। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो मेरे जो 100% पेपर में छपने वाला प्रश्न एकदम 100% एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। पूरा रियल एकदम यही प्रश्न आएगा, यही चार ऑप्शन होंगे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो मेरे जो लगा देना फ्रांस था, और हर साल रिपीटेड प्रश्न है, बहुत आता है पेपर में ये वाला प्रश्न। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो मेरे पर जो लगा देना जनरल डायर को सही कर देना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। तो जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो मेरे पर जो लगा देना ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा एग्जामिनर। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा किसका था। तो मेरे जो देखो ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया है भगत सिंह, सी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, डी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मरो का नारा जो था ये महात्मा गांधी जी का नारा था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो मेरे पर जो लगा देना महात्मा गांधी को सही कर देना, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मेरे पर जो लगा देना ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना, सेवाग्राम से स्टार्ट होती है। देखो अब यहाँ से पूरा पूरा 20 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। आप मेरे पर जो बस इसी वीडियो को देख करके आप लोग अपना 100 में से 20 में 20 नंबर पक्के कर लोगे। बाकी काम अलग से तो मैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाऊंगा, जिसमें लघुत्तरी प्रश्न बताऊंगा सब कुछ, लेकिन सबसे पहले अपने 20 नंबर ये वाले पक्के कर लो, फिर आगे देखा जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। ए ऑप्शन दिया 10 दिसंबर, बी ऑप्शन दिया 14 नवंबर, सी ऑप्शन दिया 5 सितंबर, डी ऑप्शन 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो मेरे पर जो लगा देना 10 दिसंबर को सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 मेरे पर जो हमसे कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो ए ऑप्शन दिए नवीकरण योग्य संसाधन है, बी ऑप्शन दिए जैव संसाधन है, सी ऑप्शन दिए प्रवाह संसाधन, डी ऑप्शन दिया अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो बस आप लोग क्या करना, ऑप्शन नंबर डी को ही सही करके चले आना, एक नंबर फिर से मिल जाएगा। पूरा पूरा रियल एकदम पेपर लीक हो चुका है। अब किस बात की देरी, अब तो पेपर लीक ही हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है।
मेरे पर जो प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो लगा देना अधिक सिंचाई को सही करके चले आना, है ना? तो अधिक सिंचाई को सही करके चले आना, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? प्रश्न नंबर 8 है ये हमारे सामने कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? ए ऑप्शन जल दिया है, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन हिमनद, डी ऑप्शन पशुचारण। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल को सही करके चले आना कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो जल को ही सही कर देना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? ए तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना, चट्टानें जो होती हैं ये अजैवीय संसाधन होती हैं। तो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो मेरे पर जो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा कि चट्टानें जो होती हैं अजैवीय संसाधन होती हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे हमसे। देखो प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सा जंतु स्थानिक जातियों के उदाहरण में शामिल है? ए ऑप्शन दिया निकोबारी तक कबूतर, बी ऑप्शन दिया हार्नबिल, सी ऑप्शन दिया एशियाई चीता, डी ऑप्शन नीली भेड़। तो लगा देना ए निकोबारी कबूतर। तो निकोबारी कबूतर को सही करके चले आना, फिर से 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। फिर मेरे पर जो प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि जो सलाल बांध है, सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है? इसका आंसर में जवाब देना है कि सलाल बांध जो है किस नदी पर बना है। तो ए ऑप्शन दिया महानदी पर बना है, बी ऑप्शन दिया सतलज नदी पर बना है, सी ऑप्शन दिया चिनाव नदी पर बना है, डी ऑप्शन कृष्णा नदी पर बना है। तो मेरे पर जो आप लोग प्रश्न नंबर 11 का सी ऑप्शन को सही करके चले आना, फिर से 1 नंबर मिल जाएगा। आगे तो वो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मेरे पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? तो मेरे पर जो देखो आपका जो मक्का जो हो जाएगा, मक्का को हम जायद की फसल में शामिल नहीं करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 करें कि वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। तो लगा देने मेरे जो जूट को सही कर देना है। जूट हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरा सही हो जाएगा कि वही रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। तो जूट हमारा पूरा रियल ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 में हमसे पूछा गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ए ऑप्शन दिए काली मिट्टी, बी ऑप्शन दिए जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन दिए लाल मिट्टी, डी ऑप्शन दिए लैटेराइट मिट्टी। तो हमसे पूछा गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो मेरे पर जो आप लोग काली मिट्टी को सही करके चले आना, काली मिट्टी को सही करके चले आना, 1 नंबर पूरा मिलेगा। एग्जामिनर की ताकत नहीं है, उसके कोई हिम्मत नहीं इस प्रश्न को आने से रोक दे। 100% मेरे पर जो पेपर में आएगा छप गया। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनोजाइट जो रेत है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लगा देना थोरियम को सही कर देना, है ना। ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना, मेरे पर जो थोरियम को सही करके चले आना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो मेरे जो सब कुछ रियल प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, सब कुछ रियल प्रश्न बता रहा हूँ। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो बताने कि मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन दिया कर्नाटक, बी ऑप्शन दिया हमारा उड़ीसा, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा को सही कर देना, 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। आगे देखो फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे कह रहा है कि निम्न में से आधारभूत उपभोग कौन सा है? तो निम्न में से आधारभूत उपभोग कौन सा है? तो ए ऑप्शन चाय, बी ऑप्शन दिया है चीनी, सी ऑप्शन लोहा एवं इस्पात, डी ऑप्शन जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे जो ऑप्शन नंबर सी हमारा पूरा सही हो जाएगा कि लोहा एवं इस्पात। तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस बात को याद रखना। प्रश्न नंबर 18 मेरे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर देखो, ए ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन दिया तृतीयक क्षेत्रक, फिर इसके बाद हमारा सी ऑप्शन दिया द्वितीयक क्षेत्र, डी ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी। तो लगा देने मेरे जो ऑप्शन नंबर ए को सही करके चले आना, फिर से 1 नंबर मिल जाएगा। कोई भी नहीं रोक पाएगा, एग्जामिनर की क्या हिम्मत रोक दी। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में।
प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं। जो लोकतांत्रिक जो देश होता है, लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं। तो मेरे पर जो देखो सभी समान व्यवस्थाएं होती हैं, सभी पर क्लिक कर देना। मतलब औपचारिक संविधान, बी ऑप्शन दे नागरिकों के अधिकार, सी ऑप्शन दे चुनाव और राजनीतिक दल। मतलब कि सभी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया असम गण परिषद, बी ऑप्शन दिया तेलुगुदेशम पार्टी, सी ऑप्शन दिया शिवसेना, डी ऑप्शन दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता। तो 20वां प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे प्रश्न नंबर 20 का आंसर बताइए। चलिए आप लोग मुझे 20 का प्रश्न का आंसर बताइए। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आगे देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। धर्म का कोई स्थान नहीं, बी ऑप्शन दिया है कि सभी धर्मों को समान समझना, सी ऑप्शन दिया एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, डी ऑप्शन दिया है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानना। तो मेरे को लगाना ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना, सभी धर्मों को समझना। ये हमारा क्लियर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न मेरा अगला देखो क्या है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखो हमसे क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। मतलब जो हमारा सरकार है, सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। तो मेरे जो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर वितरण हम उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा पूरा क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा कौन सा नगर है जिसको हम भारत के इलेक्ट्रिक नगर के रूप में जानते हैं। तो मेरे जो हमारा बंगलौर हमारा पूरा सही ऑप्शन हो जाएगा। बंगलौर को लगा देना, क्लिक कर देना, बंगलौर हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेरे जो प्रश्न नंबर 26। देखो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहा हूँ। प्रश्न 26 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो मेरे जो सभी पर क्लिक कर देना। मतलब सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रश्न 26 का हमारा सभी ऑप्शन से हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 27 के बारे में कि प्रश्न नंबर 27 हमसे करें कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अब ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो मेरे जो हमारा एल्यूमिनियम ही हमारा सही हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्यूमिनियम का क्लिक कर देना। फिर देखो मेरे जो हमारा 28 प्रश्न नंबर 28 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अब ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के उपयोग करता है। तो ए ऑप्शन दिया एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन दिया सीमेंट, है ना। तो ए ऑप्शन दिया एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन सीमेंट, सी ऑप्शन दिया प्लास्टिक, डी ऑप्शन मोटर गाड़ी। तो मेरे जो हमारा निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो लगा देना ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सीमेंट को सही कर देना। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा अगला देखो क्या है। प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहे हैं कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो साइमन कमीशन की स्थापना मेरे पर जो 1928 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो मेरे जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो 1919 में प्रारंभ किया था, है ना। तो यहाँ से मेरे जो आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के हो गए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। सबको याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। और बिल्कुल एकदम रियल 100% छपने वाले प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए। यहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।